हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, जहां ऊर्जा विभाग ने यह फैसला हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया है। मुख्य तौर पर कई जिलों में उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बिलिंग को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके चलते यह निर्णय लेना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार यह आरोप लग रहे थे कि स्मार्ट मीटर सही डेटा नहीं दिखा रहे हैं और बिजली बिल अचानक बढ़कर आ रहे हैं। अब विभाग ने साफ किया है कि जब तक तकनीकी रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक मीटर बदलने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि विशेषज्ञों की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे की प्रक्रिया रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगी। और वहीं अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हलचल देखी जा रही है। मुख्य रूप से सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 23,982 रुपये तक सस्ता हो गया है, जबकि चांदी में भी 1,32,000 रुपये तक की गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बदली रणनीति के कारण कीमतों में ये गिरावट आई है। पिछले कुछ समय से सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिससे यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। अब इस गिरावट के बाद ज्वेलरी बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर त्योहार के समय। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौका निवेशकों और ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर बन सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मुख्य सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई गैर डिप्लोमेट व्यक्ति इस तरह के उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दरअसल दिनेश त्रिवेदी पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं और कभी कभी गैर डिप्लोमेट्स को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इसके दूरगामी असर पर नजर रखी जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सीबीएसई 10वीं के नतीजों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां 81 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। मुख्य रूप से इस बार के परिणामों में छात्रों ने पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे स्कूलों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का ये नतीजा है जिसने सफलता दिलाई है। गोंडा के कई स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। पिछले वर्षों में भी इस जिले के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आंकड़े और बेहतर हुए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह परिणाम जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार का संकेत है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 29 में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया है। मुख्य रूप से इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के दौरान कई अहम मोड़ आए, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को बनाए रखा और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। आईपीएल के इस सीजन में दोनों टीमें बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। पंजाब और लखनऊ की टीमों के बीच पहले भी कड़े मुकाबले देखे गए हैं, जिससे यह मैच और खास बन जाता है। इस मुकाबले का असर अंक तालिका पर भी पड़ सकता है, जिससे आगे की रणनीति पर टीमों को ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर आर्थिक हड़ताल का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां हाल ही में नेपाल में चल रहे विरोध के कारण सीमा व्यापार प्रभावित हुआ है। मुख्य तौर पर नेपाल की तरफ से बाजार बंद रखने और आवाजाही सीमित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। दरअसल नेपाल में आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है, जिसका सीधा असर सीमावर्ती इलाकों पर पड़ रहा है। सीमा से जुड़े बाजारों में रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई पर भी असर देखने को मिल रहा है और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है। कुल मिलाकर इस हड़ताल ने सीमा पार व्यापार और आम लोगों की दिनचर्या दोनों को प्रभावित किया है। और वहीं आने वाले सप्ताह के लिए शेयर बाजार को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है, जहां विशेषज्ञों ने मुनाफा वसूली की संभावना जताई है। मुख्य रूप से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हालिया तेजी के बाद निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग किए जाने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में बाजार ने मजबूत बढ़त दिखाई थी, जिससे कई शेयर अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। अब विश्लेषकों का मानना है कि इस तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आ सकती है, जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे सोच समझकर निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखें। इस हफ्ते वैश्विक संकेत और आर्थिक आंकड़े भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा वादा सामने आया है,
जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुख्य तौर पर यह वादा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आम जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव पहले भी बिजली और अन्य सुविधाओं को लेकर ऐसे वादे कर चुके हैं, जो उनकी राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि इस वादे का चुनावी माहौल पर कितना असर पड़ता है और जनता इसे किस रूप में लेती है। और एक और बड़ा अपडेट, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तूतीकोरिन में एक रैली के दौरान भाजपा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मुख्य तौर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और उसके सहयोगी राज्यों में विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसे आक्रामक अभियान चला रही है। इस रैली को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसके असर का आकलन किया जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अब आधुनिक तकनीक का बड़ा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, जहां यूक्रेन ने रोबोटिक आर्मी और ड्रोन तकनीक को मैदान में उतारा है। मुख्य रूप से यह रोबोट और ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और हमला करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस युद्ध में तकनीकी हथियारों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे लड़ाई का स्वरूप बदल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य की युद्ध रणनीति का संकेत है, जहां मानव सैनिकों की जगह मशीनें अहम भूमिका निभाएंगी। इन तकनीकों के कारण युद्ध और अधिक सटीक और खतरनाक बनता जा रहा है। कुल मिलाकर ये संघर्ष अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर हाईटेक युद्ध का रूप ले चुका है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जहां दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य तौर पर भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और गर्म हवाओं के कारण हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और उमस दोनों बढ़ सकती हैं, जिससे लोगों को अधिक परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में लू से बचाव के लिए पानी का सेवन बढ़ाना और धूप से बचना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में गर्मी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और सतर्क रहने की जरूरत है। और वहीं वेदांता कंपनी के डिमर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां निवेशकों को 4 मुफ्त शेयर मिलने की घोषणा की गई है। मुख्य रूप से कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके आधार पर पात्र निवेशकों को ये लाभ मिलेगा। वेदांता लिमिटेड पहले से ही अपने बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना पर काम कर रही थी, जिसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इस फैसले का उद्देश्य कंपनी के विभिन्न कारोबार को स्वतंत्र रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। निवेशकों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। अब बाजार की नजर इस बात पर बनी हुई है कि इस फैसले का शेयर कीमत पर क्या असर पड़ता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली की अदालत में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जज स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं करेंगी। मुख्य तौर पर यह बयान उस समय आया जब अरविंद केजरीवाल की ओर से इस केस से जज को अलग करने की मांग की गई थी। जज ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगी। यह मामला पहले से ही काफी चर्चाओं में रहा है और इसकी सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से केस की दिशा पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। अब आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की सुनवाई और भी अहम हो जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है, जहां चर्चित गौड़ को सोनभद्र जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य रूप से ये तबादला राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत किया गया है। चर्चित गौड़ 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। वहीं पूर्व जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह का भी तबादला कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया है। ऐसे फेरबदल समय समय पर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए जाते हैं। अब नए जिलाधिकारी से जिले में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, मध्य पूर्व के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र को लेकर भारतीय जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मुख्य रूप से यह एडवाइजरी ईरान के पास स्थित लारक द्वीप के आसपास बढ़ते तनाव के कारण जारी की गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल परिवहन होता है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारतीय जहाजों को निर्देश दिया गया है कि वे इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। कुल मिलाकर इस एडवाइजरी का उद्देश्य भारतीय जहाजों और उनके क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए।
नेपाल सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अब सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 बार वेतन देने की घोषणा की है, जो हाल ही में लागू करने की तैयारी में है। मुख्य तौर पर इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की मासिक सैलरी को 2 हिस्सों में बांटकर हर 15 दिन पर भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। नेपाल में पहले कर्मचारियों को महीने के अंत में एकमुश्त वेतन दिया जाता था, लेकिन अब इस प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का खर्च बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। कुल मिलाकर यह फैसला नेपाल में आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां 24 घंटे के भीतर दूसरी ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। मुख्य तौर पर इस सूची में 24 से अधिक आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और करीब 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। राज्य सरकार समय समय पर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस तरह के बदलाव करती रहती है। पिछले कुछ समय से लगातार ट्रांसफर के जरिए शासन व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इन बदलावों का असर जिलों के विकास कार्यों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। अब नए अधिकारियों के सामने अपने अपने जिलों में बेहतर काम करने की चुनौती होगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह हाल ही में वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और खास मुलाकातें भी की। मुख्य तौर पर उनके इस दौरे के दौरान उनके साथ प्रिया सरोज भी नजर आईं, जिससे ये यात्रा और चर्चा में आ गई। रिंकू सिंह अपने शानदार प्रदर्शन के कारण हाल के समय में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और युवाओं के बीच उनकी खास पहचान बनी है। वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। ऐसे दौरे अक्सर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत छवि को और मजबूत करते हैं और प्रशंसकों के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर शहर में खास उत्साह देखने को मिला। और एक और बड़ा अपडेट, प्रयागराज से गोरखपुर के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत की तैयारी की जा रही है। मुख्य तौर पर वंदे भारत, हमसफर और कालिंदी जैसी ट्रेनों को इस रूट पर चलाने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा और यात्रा समय में भी कमी आएगी। पहले इस रूट पर सीमित ट्रेनें होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई ट्रेनों के संचालन से पूर्वांचल के कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कुल मिलाकर ये कदम क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनका जर्जर होता घर दिखाई दे रहा है। मुख्य तौर पर इस तस्वीर के जरिए उन्होंने अपनी स्थिति को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनकी छवि एक प्रभावशाली नेता के रूप में रही है, लेकिन इस तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन गया है।